नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप समस्त अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब जो है आराम कर कर के थक चुके होंगे। जी हाँ, अब आपको उस तरफ जो है शिफ्ट होना पड़ेगा जिसके लिए आप इतने दिनों से तैयार थे। प्री का पेपर हुआ, प्री के पेपर के बाद मैंने आपको बोला था सोमवार से आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएँगी। इसी संदर्भ में आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण क्लास शुरू करने वाले हैं। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएँ। फिर मैं आज के टॉपिक पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा और उसी के साथ-साथ आप जानेंगे कि मेंस की आंसर राइटिंग के साथ-साथ भी प्री की तैयारी कैसे करी जा सकती है और इतिहास जैसे विषय में 110 प्लस नंबर कैसे लाए जा सकते हैं आउट ऑफ जो है 150। फटाफट सारे लोग लाइव आ जाएं, अपने मित्रों को बुला दें जब तक मैं आगे सेशन की जो है शुरुआत करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, सभी जुड़ जाइए एक बार फटाफट लाइव और सेशन को लाइक और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने संपूर्ण मराठा साम्राज्य को स्थापित करा। इसी के साथ-साथ हिंदवी स्वराज के स्थापनाकर्ता, हिंदुओं के धर्म उद्धारक के रूप में शिवाजी का व्यक्तित्व आज भी बहुत फेमस है, बहुत महान है या आज सब प्रेरित होते हैं। जिस प्रकार शिवाजी ने अपने प्रशासन को संभाला, उसी के साथ-साथ उन्हें संपूर्ण जो है दक्षिण के क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित करा और मुगलों को जो है नाको चनो चबाए। इन सभी संदर्भ में मैं आपका एक विस्तृत अभिलेखन जो है देने वाला हूँ। इस विस्तृत विश्लेषण के अंतर्गत मैं आपको उन संपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगा जिनसे आपको प्रश्न भी बन जाएंगे, टॉपिक भी सीमित होगा, उसी के साथ-साथ आपके पास बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आएगा। क्योंकि मूवी तो आपने देख ली होगी छावा, पर उसी के साथ-साथ अपनी कॉपी में इसे कैसे उतारेंगे, इसके लिए जो है तुम्हें अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें होगा पछतावा। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। बिल्कुल, सभी को राधे-राधे, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है और सभी का हृदय से अभिनंदन है हमारी आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, सब लोग जुड़ गए हैं अब मेरे साथ मुझे लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो कि कुछ आईएएस एकेडमी के नाम से है। इसका स्कैनर को जो आपको दिख रहा होगा, आप इसमें जो है इसको बारकोड को स्कैन करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अथवा आपको जो है लिंक दिख रही होगी उस पर क्लिक करके भी आप जुड़ सकते हैं। ये सारी लिंक, ये सारे जो है कोड्स वो आपको हमारे इस क्लास के एंड में भी देखने को मिल जाएंगे या हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज में भी देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे वो हमारे यूट्यूब को लेकर बात हो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, चाहे वो हमारे टेलीग्राम चैनल की बात हो और चाहे वो हमारे जो है आपके इंस्टाग्राम चैनल की बात हो, इन सभी में आपको जुड़ना है क्योंकि सारी चीजें आपको वन बाय वन सभी अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है। बहुत सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं, परंतु वही नजरिया वही है, 360 सेलेक्टिव, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और पास होना है। इस दिशा में आज या कल में एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपके सामने आने वाली है जिसमें अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मैं आपको शो करने वाला हूं। तो उस क्लास को भी सभी लोग देखेंगे क्योंकि वो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आप समझेंगे कैसे। उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इस लिंक से जुड़ना है आपको हमारे एप्लीकेशन में। यदि आप बड़ा वाला फोन एप्पल फोन यूज करते हैं तो इस लिंक से जुड़े। साथियों, हमारे द्वारा आपके लिए कॉम्बो बैच लॉन्च करा गया है। ये कॉम्बो बैच आपको सबसे पहले मैं आपको स्पेशलिटी बता देता हूं। इसमें आपको ये समझना है कि 3 प्रमुख सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा और 3 सब्जेक्ट के साथ-साथ मैं आपको अन्य सब्जेक्ट में मदद भी पूरी तरीके से करने वाला हूं और इन मदद में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जिनसे आप शीघ्र पास होंगे, जल्दी पास होंगे और इस बार का हो सकता है आपका मेंस कारगर सिद्ध हो जाए। तो चलिए जुड़ जाइए सभी लोग यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, बाकी डिटेलिंग मैं थोड़ी देर से और करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। बिल्कुल, सबसे पहले सब लोग आ गए हैं? ठीक। चलो, हाँ, हाँ, बिल्कुल बेटा, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे-राधे है, सभी को नमस्कार। हाँ,
अपने मित्रों को और बुला लीजिए, कुछ लोग अभी कम आए हैं, मुझे पता है अभी कुछ लोगों का आलस दूर नहीं हो रहा है, पर मैं फिर से बोलूँगा जो यदि 2026 का टारगेट कर रहे हैं, वो इन गलतियों से सीखना या इनकी गलतियों से सीखना जो कि हमेशा अपने आप में पछताते रहते हैं। ये सोचते हैं हम कल करेंगे, परसों करेंगे और तब भी ये नहीं कर पाते हैं। तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को समझना होगा, तब जाकर शायद आप पहली बार में पास होंगे। समझे बात को? अन्यथा जो लड़ाई है वो तो जीवन पर्यंत चलेगी पीएससी और आपके बीच में। इस लड़ाई का समाधान शीघ्र निकालना होगा। चलिए, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और एंड तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको कितना कंटेंट याद करना था, कितना समझना था। पिक्चर तो देख ली, पर कंटेंट कितना लिखना रहेगा उसको समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं महादेव गोविंद रानाडे की। किसकी चर्चा होती है? महादेव गोविंद रानाडे की। इन्होंने एक बड़ी फेमस पुस्तक लिखी थी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका नाम है राइज ऑफ मराठा पावर्स। ध्यान से सुनना, राइज ऑफ मराठा पावर्स। पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ही प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव में आपको, तो आप बोल दोगे क्या? महादेव गोविंद रानाडे। मेंस के संदर्भ में लिख दे तो आप 2 लाइनें ऑलरेडी इस पे लिखी हैं कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से मशहूर, जिन्होंने द राइज ऑफ मराठा पावर्स पुस्तक का लेखन किया। इस तरीके से मेंस के संदर्भ में 2 मार्कर भी आपका ये कंप्लीट होता है। पर अब चलते हैं जो है हम मराठा साम्राज्य की तरफ। प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों की वे कौन से कारण थे या वे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिनसे मराठाओं का उत्कर्ष हुआ या प्रभुत्व बना। तो इसके संदर्भ में हम मराठाओं के उद्भव के प्रमुख कारणों में कुछ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए दिखेंगे। सबसे पहला बिंदु जो आपका आने वाला है वह यह है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। जब आप दक्कन के पठार को अच्छे से देखेंगे मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तब आप पाएंगे कि महाराष्ट्र किस तरीके से जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो है बीच में जोड़ने का एक कार्य भी करता हुआ दिखता है। आप इसी के साथ साथ जिस प्रकार से हम बुरहानपुर की स्थिति देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की स्थिति थी। तो उस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अपना एक जो है वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। इस वर्चस्व की लड़ाई को जोड़ने के बीच में जो मराठा साम्राज्य आ रहा था वो रोड़ा भी बन सकता था, और इसी का फायदा उठाते हुए मराठा जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचे, या इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए मराठा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचे। और इस चरमोत्कर्ष को पहुंचाने वाले जो शासक हैं वह हैं हमारे छत्रपति शिवाजी। क्लियर है? बिल्कुल। एक एक करके ध्यान से सुनना सारी बातों को, फिर मैं लिखने वाला कंटेंट आपका इतना ही रहेगा, इसमें बस आप 1-2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? इसी के बेसिस में आपको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो। तो पहला कारण आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कारण की चर्चा करते हैं। औरंगजेब जो है आप जानते होंगे, इसके पहले वाली क्लास मैंने आपको हमारे एप्लीकेशन पे दे रखी है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। आपको यूट्यूब में भी कुछ क्लासेस डेमो के तौर पे उपलब्ध हो जाएंगी, परंतु ऐप पर सारी क्लासेस आपको हमारी मिल जाएंगी। औरंगजेब जो है हिंदू विरोधी शासक था, आपको पता होना चाहिए। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने वाला क्रूर आतताई शासक जो है वह है आपका औरंगजेब। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर हिंदवी स्वराज की स्थापना के मन में जो है भावना जागृत हो रही थी। या कोई भी हो, देखो उसे उसका जब अपने धर्म के प्रति शोषण होता हुआ दिखता है तो वह अपने धर्म के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है, या उसी धर्म में जो है जीवित या आजीवन जो है रहना चाहता है। आपको जबरदस्ती यदि कोई जो है मुस्लिम बनाए, आपको जबरदस्ती कोई हिंदू बनाए, जबरदस्ती कोई सिख बनाए, अथवा जबरदस्ती कोई ईसाई बनाए, आपको बिल्कुल, यदि आप एक इंसान हैं तो आपको फर्क पड़ेगा। यदि आप एक लालची व्यक्ति हैं तो मेरे हिसाब से आपको शायद कोई फर्क ना पड़े। उसी के साथ भक्ति आंदोलन, जिस प्रकार भक्ति आंदोलन भारत के संदर्भ में आ रहा है, उसी प्रकार आपको ऐसे समझना है कि लोगों की विचारधाराएं जो हैं वो खुली। लोगों की विचारधाराओं के साथ साथ यहाँ पर हिंदू धर्म की धारा जो है वह लोगों में प्रबल हुई, या अपने धर्म के प्रति विचार जो है उन्मुख हुए। तो इस आधार पर जो है इसने भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव निभाया। उसके साथ हिंदवी स्वराज की स्थापना में शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व अपना एक अलग जो है पड़ाव रखता है। आपको यह समझना होगा कि शिवाजी का व्यक्तित्व हर जैसे व्यक्ति का या हर किसी व्यक्ति का जो है नहीं हो सकता। इसी के लिए कहते हैं कुछ लोग जन्मते ही इसलिए हैं कि वह विश्व का कल्याण करे। समझ गए बात को? हर व्यक्ति में वह गुण नहीं होते, इस बात को समझना। हर व्यक्ति चमत्कारी नहीं हो सकता, इस बात को समझना। बोलते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस बात को समझना होगा आपको कि शिवाजी को जो है जिस प्रकार से व्यक्तित्व था, लोग उनका अनुसरण करने के लिए
तैयार रहते थे। इसी के साथ बात आती है दक्षिण में अहमदनगर राज्य का विस्तार होना, तो कहीं न कहीं दक्षिण अपना विस्तार कर रहा है, उत्तर वाले अपना विस्तार करना चाह रहे हैं, बीच में पड़ रहा है मराठा साम्राज्य जिसे भी अपना विस्तार करना है और अंततः यह विस्तार होता हुआ दिखेगा भी और औरंगजेब को नाको चने चबाएंगे भी। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट्स कर दें। हाँ, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, बस मैंने आपको मेरा तरीका बताया है कि इस जिस पैटर्न में मैं आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का शायद नाम कम लूँ क्योंकि मुझे 1 घंटे की क्लास में अच्छे खासे टॉपिक आपको करवाने रहेंगे और हम टाइम पर सिलेबस करवाने पर फोकस करेंगे। इस बात को याद रखिए, जिससे आप पढ़ें अच्छा और बाकी आपके कमेंट्स के रिप्लाई मैं बिल्कुल दूँगा, चाहे अभी तुरंत दे दूँ या बाद में दूँगा, पर दूँगा ज़रूर, आप निश्चिंत रहें, बस ध्यानपूर्वक क्लास को सुनें। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ठीक है, चलो। बिल्कुल, जो बीच में जुड़ रहे हैं उनको भी जो है थोड़ा-सा बता दीजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का और आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए, आगे बात होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये तो थोड़े-से मैंने चित्र दीर्घा आपको लगा दी जिससे आप थोड़े-से चित्र देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होती है, बाजीराव तोती की बात होती है। तो इस तरीके से अपने-अपने समय में उनकी जो एक प्रभुत्व थे, उनके बारे में चर्चा थोड़ी-सी दिखती है। अब शिवाजी की बायोग्राफी संक्षिप्त रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना। होता ये है कि शाहजी और जीजाबाई की इस संतान का जन्म जो है सिवनेर के जो किले में 1627 में होता है। सिवनेर का किला कहाँ पर है आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे पूना में। माता आपको मैंने अभी चर्चा करी जीजाबाई, कहीं पर जीजा थोड़ा-सा लिखा रहेगा, छुट्टी की मात्रा रहेगी, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसी के साथ पिताजी जो है सादजी भोसले और कहीं-कहीं शाहजी भोसले भी लिखा मिलेगा। आप परेशान ना हो, समझना मेरी बात को। ये इस तरीके से शाहजी लिखा मिलेगा और कहीं-कहीं जीजाबाई भी आपको लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो बीजापुर के शासक के यहाँ ये कार्यरत थे और इनका भी मतलब इनके स्वयं पिताजी का भी जो एक तरीके से बोलते हैं ना व्यक्तित्व का अपना-अपना जो है फ़र्क पड़ता है, तो उनका भी एक महान व्यक्तित्व था या कहीं न कहीं लोग बोलते हैं ना भजते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उस व्यक्ति को, इस तरीके से बात होती है। उसी के साथ पिताजी के साथ-साथ यदि आपको पूछे संरक्षक कौन थे, तो आप बोलेंगे कोंडदेव जो कि इनके दादाजी थे। अच्छा, एक बात आपको याद रखना है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। जिस प्रकार से उनकी माता बोलते हैं ना माता-पिता के गुण पुत्र या पुत्री के जो है ऊपर ज़रूर बिल्कुल झलकते हैं या जैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वैसे ही आप आगे चीज़ों को कोशिश करते हैं या बढ़ावा देते हैं। तो उस आधार पर इनकी माता बड़ी धार्मिक थीं और धार्मिक होने के साथ-साथ वे एक विदुषी महिला भी थीं। तो जिस प्रकार उन्होंने अपने बच्चे का पालन-पोषण करा, उसी से एक जो व्यक्तित्व बना, वही कहलाया शिवाजी। बात होती है आध्यात्मिक गुरु। देखो, आपको हर एक समय देखो माता-पिता का अपना एक धर्म है, माता-पिता उस धर्म का बिल्कुल पालन-पोषण करते हैं, परंतु अंत में एक व्यक्ति और लगता है, जो आपको एक तरीके से परमात्मा की तरफ जो है आगे अग्रसर करता है। तो उस संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो वो हैं समर्थ रामदास। इनकी मृत्यु 1680 में होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि ज्वर से होती है। उत्तराधिकारी के लेकर बिल्कुल चर्चाएँ होती हैं शिवाजी की और आगामी एग्ज़ाम में बिल्कुल होंगी, तो ध्यान से पढ़ के जाना। सबसे पहले इनके उत्तराधिकारी बनते हैं संभाजी और उसके बाद बनते हैं राजा राम। तो संभाजी पर ही जो मूवी अभी आप देख रहे हैं फिलहाल आई है आपके सिनेमा घरों में और इसी पर जो मूवी बनी हुई है, यही है छावा। यही मूवी कौन-सी है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों? छावा। तो बिल्कुल देख के जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा जिस प्रकार से संपूर्ण कहानी छावा की बतलाई गई है और एक प्रेरणादायी कहानी है जिसको आप सुनेंगे, अनुसरण करेंगे और समझेंगे। शिवाजी के प्रारंभिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध होते हैं। मतलब सबसे पहला यदि आपसे पूछे कि किसके विरुद्ध करा तो इन्होंने बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध इन्होंने अपना पहला अभियान करा। वहीं 1643 की बात होती है जहां पर सर्वप्रथम इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीत लिया था। सबसे पहले किस किले को जीता था यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे सिंहगढ़ का किला। उसके बाद तोरण 1646 और पुरंदर की बात होती है तो 1654 की बात होती है। किसकी बात होती है? 1654। इतने फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। अब बात होती है अफजल खां और शिवाजी के बीच संधि की बात आती है। शिवाजी इस जो संधि में व्याप्त दोषों को जो है भली-भांति जानते थे या ये समझते थे कि जो है अफजल खां किस आधार पर ये संधि करना चाहता है। तो शिवाजी को जब आमंत्रित करा गया, उसमें शिवाजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो है इसमें एक साजिश है
और इस साजिश के अनुसार ही शिवाजी अपने बखनक से जो है किसको मार देते हैं, अफजल खां को मार देते हैं। किससे मार देते हैं, अफजल खां को। जिस तरीके से आप इस तरीके से देखते होंगे उनके यहाँ पर शोल्डर्स में लगे रहते हैं हाथों में, तो उस तरीके से शिवाजी उसको जो है घोंसते हैं और बिल्कुल दिल पर मारते हैं, जिससे जो है पहली ही बार में अफजल खां आपको वहां पर मरता हुआ दिखता है। प्रतापगढ़ के जंगलों के बीच इस मीटिंग का आयोजन करा जाता है। अफजल खां अपनी सेना के साथ पूर्ण रूपेण तैयार था। गले मिलने के बहाने शिवाजी को गले लगाता है और वो पीछे से खंजर घोंपने का हर संभव प्रयास में जो है था। शिवाजी इस बात को भली भांति समझ चुके थे और जैसे ही उसने अपना खंजर निकाला, इसके पहले ही शिवाजी ने, समझ गए, बखनक उसके दिल के आर पार कर दिया। समझ गए बात को? तो इस आधार पर जो है आप इस बात को भी समझेंगे। आगे चलकर जो है औरंगजेब का जो एक सेनापति है जिसका नाम है जय सिंह, और जय सिंह के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, और नहीं है तो आगे जो है मैं आपको क्षेत्रीय राज्यों संघर्ष में जब पढ़ाऊंगा तब वहां पर मैं जय सिंह की जो है चर्चा कर दूंगा। तो बेसिकली ये होता है कि जय सिंह से जो है संघर्ष होता है। अब जय सिंह ने क्या करा, अपनी लगभग 1.5 लाख की सेना लेकर जो है पुरंदर को या एक तरीके से शिवाजी को घेर लिया। शिवाजी चूंकि इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि इसी को देखो बोलते हैं दूरदर्शी होना। क्या होना, दूरदर्शी होना। भगवान श्री कृष्ण भी जो है आपने देखा होगा कि उनको रणछोड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रणछोड़ कहा जाता था। तो शिवाजी इस बात से भली भांति परिचित थे, यदि मैं इससे लड़ता रहूंगा तो मेरी सेना का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सशर्त एक संधि होती है, इस संधि का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों पुरंदर की संधि। बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है आपसे सभी एग्जाम में, चाहे वो पीएससी 2 मार्कर के संदर्भ में बात करते हैं, मेंस के संदर्भ में किसकी बात हो जाएगी, मेंस में 2 मार्कर। ठीक है, मेंस देखो आगामी जो मेंस होगा आपका 25-26 में होने वाले जो मेंस है उनके संदर्भ में अपन बात करते हैं। एक क्वेश्चन बना लिया आपसे, वो पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। ठीक है, अब इनकी आंसर राइटिंग कैसी करनी है वो मैं आपको आगामी क्लासेस में और देते चलूंगा, बट बहुत आसान है, देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब तो इतने विकल्प तुम लोगों को मिलने लगे हैं, बट मैं सबसे पहले ये मानता हूं कि आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। सीमित कंटेंट से आप जल्दी पास होते हैं, बृहद कंटेंट को पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, निष्कर्ष निकालते निकालते थक जाओगे। तो पुरंदर की संधि कुछ नहीं, आपको फटाफट बता दीजिए कब हो रही है। दूसरा आपको बता देना है किसके किसके मध्य हो रही है। तीसरा आपको इसमें बता देना है परिणाम क्या हो रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश भी नहीं करना है। देखो आपको ये बात याद रखना है, मेंस में अभी कल या परसों आने वाले समय में मैं आपको 1-2 क्लास और भी दूंगा जो आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग पर किस तरीके से आप जो है अवेयर हो और किस तरीके से आपकी एक मेंटरशिप दी जाएगी उस पे कि आप बेहतर आंसर राइटिंग करें। मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझाऊंगा, उसको भी आप निश्चिंत रहें। तो पुरंदर की संधि आपका मेंस की बात हो गई। आगे चलकर बच्चों एमपीएसआई का भी सिलेबस यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एमपीएसआई का भी यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा हिस्ट्री वहां पर भी आपको जो है 150 नंबर की होती हुई दिखी है इस बार। अब इस 150 नंबर में से यदि आप मेरी हिस्ट्री की क्लासेस को अटेंड करेंगे, मैं आपको फिर से बोलूंगा बहुत ही कम कीमत पर आपका मैं सिलेक्शन दिलवा दूंगा इस सब्जेक्ट में। आपको करना क्या है इस बात को समझो कि यदि यहीं से प्री का प्रश्न बन जाए कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है पुरंदर 65, पुरंदर 65, पुरंदर 65। अब ये मत बोलना 1600 कहां गया। देखो जिसको इस तरीके से चीजें नहीं बनती ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपको अभी गहन अध्ययन करने की फिर जरूरत है, क्योंकि आपने बेसिक अच्छे से चीजों को समझा ही नहीं है कभी, या आपने जब भी किसी विषय को पढ़ा आपने ध्यान नहीं दिया। ये चीजें ऑलमोस्ट इस रेंज पर इसलिए चलती हैं कि हमको पता चलता है कि किस आधार पर हम संपूर्ण चीजों को करके आएंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो एमपीएसआई में चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो आपको प्रश्न मिलेगा। क्लियर है? मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस मैं आपको देता हूं, आप उद्यमिता को छोड़कर, चाहे मैं हिस्ट्री की क्लास दे रहा हूं आपको, चाहे मैं इकोनॉमिक्स की क्लास दे रहा हूं आपको, चाहे करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स बना के दे रहा हूं, ये सभी आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए भाई साहब, बहुत कुछ है। आगे चलकर शिवाजी का राज्याभिषेक होता ये है मेरे प्यारे बच्चों कि पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को जो है बंदी के तौर पर या एक तरीके से औरंगजेब अपने दरबार में बुलाता है। यहाँ पर औरंगजेब शिवाजी की जो है शिवाजी को अपमानित करता है और साथ साथ संभाजी को जो है बुलाया जाता है। ध्यान से सुनना। अब
शिवाजी और संभाजी को अहमदनगर के जो है जेल है उस पर जो है इन पर बंद कर दिया जाता है। हाल ये कुछ ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, सॉरी अहमदनगर नहीं, यहाँ पर जयपुर महल की बात होगी। जयपुर महल पर जो है इनको कैद कर दिया जाता है, जो कि कहां पर है, आगरा में। शिवाजी और संभाजी अपनी रणनीति के आधार पर, ध्यान से सुनना, कि रणनीति के आधार पर इस जेल से जो है कैद होने पर निकल जाते हैं और इस तरीके से शिवाजी वाराणसी होते हुए जो है दोनों पुत्र और पिता अलग हो जाते हैं। जैसे ही जेल से फरार होते हैं उसके पीछे कारण ये है कि दोनों लोगों को एक साथ देखकर कोई पहचाने ना, इसलिए शिवाजी और संभाजी दोनों वेश बदलते हुए अपने गढ़ या एक तरीके से अपने साम्राज्य में पहुंचते हैं। हुआ ये था कि शिवाजी को जब औरंगजेब ने बुलाया था तो उसने जो है सूबेदारों की कतार में शिवाजी को खड़े करवाया। बावजूद उसके यहाँ पर वह शिवाजी का अपमान करता है, जबकि संधियों के अनुरूप जब जो संधि हुई थी पुरंदर की, उसके अनुरूप शिवाजी को बकायदे सम्मान भी मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं था, लगभग आप मान के चलें कि उनके पास 40 किले थे, ध्यान से समझना, मतलब 40 क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार था शिवाजी के पास में, जिनमें से पुरंदर की संधि के तहत लगभग 22 या 23 किले जो है इनको हैंडओवर करने पड़ गए थे। तब भी आधा या 50% तो था, इस बात को समझें। उसी के साथ अब आगे चलकर जब ये यहाँ से निकलते हैं, कहां से, जयपुर महल से या इस कैद से, तो वापस इनका राज्याभिषेक होता है 1674 में। रायगढ़ की जो है एक तरीके रायगढ़ में होता है, जो कि इनकी राजधानी में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट ने जो है इनका राज्याभिषेक करवाया था। छत्रपति व हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। ध्यान से सुनना, आपसे पूछे कि शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी, तो आप बोलोगे छत्रपति और हैंदव धर्म उद्धारक की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। इस प्रकार शिवाजी ने 1674 में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। ध्यान से देखो, प्रश्नों को बिल्कुल क्रमानुसार मैंने आपको जमा के रखा है। आपको ये समझना होगा कि कब क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते आप अच्छे से सारी चीजों को पढ़ के जाएंगे। तो इस तरीके से पुरंदर की संधि 1665 की बात हो गई, ध्यान से सुनना। उसी के बाद शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसी के साथ जो है स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की बात होगी, तो वो भी आपका कब हो रहा है, 1674 में। इतने की फैक्ट्स आपके दिमाग में सेट होने के बाद आगे चलते हैं कर्नाटक अभियान की तरफ, जहां जो कि 1678 में होता है। यह शिवाजी का अभियान था, जिसमें जिंजी की विजय और किला प्राप्त जो है शिवाजी को हो जाता है। तो इस आधार पर शिवाजी ने चतुर्थ दिशाओं में अपने क्षेत्र का या अपने साम्राज्य का विस्तार करा और अपना आधिपत्य भी विभिन्न लोगों से स्वीकारा। हालांकि आगे चलकर पृष्ठभूमियां बदलती हैं, इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहानी हो रही। बिल्कुल, अब यहां से देखो, प्री के कंटेंट मैंने आपको दे दिए, ध्यान से समझना। जो प्री के फैक्चुअल कंटेंट थे, इससे बाहर यहां पर नहीं जाता शिवाजी के संदर्भ में। आपको पूछना होगा तो वो यहां से पूछ लेगा। पहले मैंने आपको मीन्स बताया, ध्यान से देखो, आपको यदि समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने आपको मीन्स का बताया सबसे पहले, अब दिख रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल। पहले मैंने आपको मीन्स का बताया, मीन्स के बाद मैंने आपको जो है प्री के संदर्भ में डेटा दिया, शिवाजी की बायोग्राफी समझाई। अब मैं उस क्वेश्चन पे डील करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एमपीपीएससी मेंस में बार बार भटकता हुआ दिखता है। ठीक है, 2024 का पीवाईक्यू चेक करो और शिवाजी का अष्टप्रधान ना पूछा हो तो बताना। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक क्लास में सब कुछ मिल जाएगा, बस शांति पूर्वक क्लास को समझना। क्लास यदि टॉपिक लंबा है तो क्लास लेंदी होगी, अदरवाइज क्लास बहुत लिमिटेड होती है मेरी। समझ गए बात को? चलिए अष्टप्रधान की बात करते हैं। अष्टप्रधान क्या क्या है, ध्यान से सुनना। अष्टप्रधान के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इसकी अपन मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। अभी मेंस मैंने आपको बोला, मेंस 2024 हुआ, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है पीवाईक्यू उठा लो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ क्वेश्चन आया है सेम। पर उसी प्रश्न का आंसर देखो, पूरा मॉडल आंसर के तौर पे सारी चीजें लिख दी है मैंने। समझ गए बात को? देखो तो क्या लिखेंगे कि शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसकी तुलना आधुनिक कैबिनेट से की जा सकती है। अष्टप्रधान का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, किंतु ये मंत्री शिवाजी के प्रसाद पर्यंत जो है हुआ करते थे, मतलब जब तक शिवाजी चाहें। इस बात को क्लियर हो गया? तो ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे बच्चों, ये वाला पोर्शन ही इंट्रो कहलाता है मेरा। मैंने आपको क्या बोला, इतना हमने इंट्रो के पोर्शन पे वहां पर लिख दिया कि बेसिकली अष्टप्रधान क्या है ये आपने समझा दिया।
अब इसके बाद चूंकि अष्टप्रधान पूछा है तो फटाफट वन बाय वन सबको लिख देते हैं वहां पे। जैसे हमने सबसे पहले बात करी पेशवा की, किसकी बात करी? पेशवा। तो संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण जो है कौन करता था? पेशवा करता था। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। पेशवा को जो है इक्वल्स टू समझना है आपको वर्तमान में प्रधानमंत्री के, किसके समान समझना है? प्रधानमंत्री के। अमात्य या इन्हीं को ही जो है मजुमदार कहा गया, जो कि वित्त मंत्री के तुल्य थे। किसके तुल्य थे? वित्त मंत्री के तुल्य। सचिव या इन्हें ही सुरनवीस या चिटनीस कहा जाता था, जो मराठा साम्राज्य के पत्राचार विभाग का जो है क्या हुआ करता था? प्रमुख हुआ करता था। समझ गए बात को? उसी के साथ साथ वाक्यान्वित की बात होती है, जो कि दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था और गुप्तचर व सूचना विभाग का जो है प्रमुख होता था। इसमें से इंडिविजुअल कोई भी आपको पूछ सकता है 2 मार्कर में। ये तो 7 मार्कर में समझा रहा हूं मैं, इस बात को समझो। ये मेंस के लिए भी है, मैंने आपको बोला यहीं से डायरेक्ट प्री का प्रश्न बनेगा और यहीं से आपको जो है 2 मार्कर भी जो है प्रश्न बनता हुआ दिखेगा। बाकी इसके बाद का लॉन्ग आंसर जो है इस पर नहीं बनेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इतना पढ़ लेना, अच्छे से काम हो जाएगा। सेनापति जिसे सरे नौबत के नाम से जाना जाता था, जैसे प्री में पूछ ले कि सरे नौबत के नाम से किसे जाने, सिर्फ वो इतना लिखता है प्री में कि सरे नौबत। समझना मेरी बात को। तो आप बताएंगे कि शिवाजी के प्रशासन में सेनापति को जो है सरे नौबत के नाम से जाना गया, जो कि सेना का क्या करता था? नेतृत्व करता था। उसके बाद ये आप एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये शिवाजी के अष्टप्रधान का एक प्रमुख अंग था। इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। उसके बाद में सुमंत या दबीर की बात होती है, जो कि मुख्यमंत्री विदेश मंत्री के तुल्य था। उसी के साथ साथ पंडित राव की बात होती है, जो धार्मिक बातों में छत्रपति का जो है परामर्शदाता था। मतलब एक धर्म के विषय जो है उन पर क्या करा जाए, इस पर जो राय देते थे वो पंडित राव देते थे। हालांकि कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख देखने को मिलता है कि पंडित राव यथास्थिति के अनुसार जो है युद्ध में भाग भी लेते थे। मतलब यदि उनकी आवश्यकता लग रही है तो वो ऐसा नहीं है कि पंडित जी सिर्फ पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है, पंडित जी लड़ाई भी करेंगे। उसके बाद में न्यायाधीश भी था मेरे प्यारे बच्चों की, जो कि न्याय विभाग का प्रमुख था। तो इस तरीके से देखो आप, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जो एक तरीके से सीजीआई की मैं आपसे बात कर लूं, जैसे आप सीजीआई समझते हैं ना, जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसी प्रकार जो है यदि आपसे पूछे कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च कौन था, तो वो शिवाजी ही हुआ करते थे। समझ गए बात को? तो इस तरीके से शिवाजी का अष्टप्रधान के संदर्भ में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर छाप के चले आना है। मैं यकीनन कह रहा हूं कि यदि 7 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 नंबर बिल्कुल मिलने की संभावना रहेगी। आप बोलोगे सर 7 में से 4 क्यों बोल रहे हो, ऐसा कौन सा हमने गलत कर दिया है? देखिए ये मेंस की आंसर राइटिंग है। पहली बात तो समझना, जो लोग भी आपको बोलेंगे कि भैया मैं आपको 7 में से 7 दिला दूंगा, या जो आपको दे रहे हैं मैं आपसे कहूंगा कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं या इसी वजह से तुम पास भी नहीं हुए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे टेस्ट देने जाते हैं और उनके अच्छे खासे नंबर आते हैं टेस्ट में, ध्यान से सुनना, पर वो फिर जब मेंस की बात आती है तो ये देखा जाता है कि उनका मेंस नहीं निकला। उसके पीछे कारण क्या था आपको पता है? आपको लोगों ने चढ़ा इतना दिया। थ्योरी में नंबर काटने की पूरी गुंजाइश होती है। मान के चलो मैंने इस आंसर की पूरी आंसर राइटिंग कर दी, इस बात को समझना, पर जो चेक करने वाला है उसके मन में कुछ और चीजें चल रही हैं, कुछ और चीजें, मतलब उसको लग रहा है नहीं कुछ और कंटेंट यहाँ पर आना था, तो वो नंबर काटेगा और वो उस बात को जस्टिफाई कर सकता है। मॉडल आंसर्स थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि इतना लिखने में आप उस रेंज पे चले जाएंगे जो टॉपर की रेंज है। किसकी रेंज है? टॉपर की रेंज। बाकी फिर आपका मन है। चलो, तो एक प्रश्न ये भी कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब भू राजस्व व्यवस्था से ऐसे बड़े प्रश्न तो नहीं बने हैं शिवाजी के संदर्भ में, पर तब भी पढ़ लो, प्री के संदर्भ में कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे अन्नाजी दत्तों के द्वारा भूमि सर्वेक्षण और मापन करवाया गया। रस्सी के बदले काठी, जो मानक छड़ी जो है भूमि की माप करवाने के लिए, मतलब नाप करवाई जाती है, जमीन को नापा जाता है उसके लिए। शिवाजी का साम्राज्य पूछे कितने भागों में विभाजित था, तो आप बोलोगे 2। पहला था स्वराज और दूसरा था मुगतई। ध्यान से सुनना, शिवाजी का साम्राज्य 2 भागों में विभाजित था, जो था स्वराज और दूसरा था मुगतई। स्वराज की बात करें तो जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था उसे ही स्वराज कहा जाता था, और इसी से ही आगे चलकर हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में यदि आप देखेंगे तो स्वराज की भावना विकसित होती हुई आपको दिखेगी। स्वराज, अपना राज, जैसा भी हो, बुरा हो, खराब हो, पर अपना राज अपना होता है। इस बात को याद रखना हमेशा, बजाय की गुलामी के, बजाय की गुलामी के।
उसी के साथ मुगतई की बात आती है, तो मुगतई से जो है चौथ और सरदेशमुख वसूला जाता था। ध्यान से सुनना, मुगतई वाला क्षेत्र जो है उससे चौथ वसूली जाती थी और सरदेशमुखी जो है वसूली जाती थी। प्रश्न उठेगा प्री के संदर्भ में या आपके मेंस के 2 मार्कर में, तो क्या बता के आओगे? ध्यान से सुनना कि चौथ आपसे पूछे क्या है, तो बोलना पड़ोसी राज्यों में आक्रमण लूटपाट न करने के बदले वसूला जो है जाया जाने वाला एक जो है कर मान सकते हैं आप, जो कि राज्य की आय का 1/4 हुआ करता था। मतलब एक तरीके से मराठा जो है ये कार्य करते थे कि हम आपके यहाँ किसी भी तरीके से जो है आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब हम आपको सामान्य तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब कोई आप बोले कि सर ये तो गलत है, मैं कहूंगा देखो गलत नहीं है, गलत नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण समझिए। क्योंकि आय के स्रोत यही हुआ करते थे, और यदि आप मध्यकाल में देखेंगे तो सिकंदर के समय से यही तो चला आया भारत में। तो इस आधार पर तो वो लोग पूर्णतः गलत हैं। समझ गए बात को? तो बात ये हो रही है कि हम अपने विकास के लिए, साइंस की बात हो या किसी की बात हो, आपको पता होगा कि हर जीव अपने विकास के लिए हर संभव प्रयास करता है। हालांकि इसमें अनैतिक गतिविधियों को शामिल नहीं करा जाएगा, ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद में सरदेश मुद्दा ये होता है बच्चों की विजित क्षेत्रों में से उसके कुल राजस्व का 1/10 ऐसा मान लीजिए 10% वसूलना कानूनी अधिकार समझते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुक्त थे, मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र उनका था, वो ऐसा कह सकते हैं। तो उस आधार पर शिवाजी का ये मंतव्य था कि हम यहाँ के सरदेश मुक्त हैं और आपको आपकी आय का 1/10 हिस्सा जो है हमें देना होगा। समझ गए बात को? तो इस आधार पर चौथ और सरदेश मुख मैंने आपको बता दिया। लगान की दर आरंभ में 33% मतलब 1/3 उपज का हुआ करती थी, जो कि आगे बढ़ाकर 40% जो है कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, मुझे यहां से लगता है चौथ और सरदेश मुक्त थोड़ा सा पूछेगा, तो आप इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा माइंडसेट बना रहेगा। ठीक है। उसी के बाद बात आती है शिवाजी के सैन्य प्रशासन की। शिवाजी का सैन्य प्रशासन बहुत ही एक तरीके से सुदृढ़ था बच्चों, क्योंकि गोरिल्ला मार पद्धति आपने सुनी होगी, जिसे छापामार पद्धति के नाम से जानते हैं। उसके प्रतिपादक या जनक जो है वह शिवाजी को ही माना जाता था। आप जो है इस पद्धति को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मराठा जो है बिना बताए आक्रमण आपको ऐसी जगह से करते थे जहां पर आपको पता भी ना चले या भनक भी ना लगे कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। इससे विपक्षी सेना जो होती थी वह सचेत तक नहीं हो पाती थी, तब तक मराठा जो है समाप्ति की ओर बढ़ चुके होते थे। तो सैन्य प्रशासन की यदि बात करें तो पैदल सेना भी थी, अश्वरोही सेना भी थी, नौसेना भी थी और तोपखाना भी था। शिवाजी ने नौसेना पे भी अच्छा खासा काम कर रखा था, इस बात को याद रखना। समझना, अंग्रेजों को जो है धूल चटाने तक का हर संभव प्रयास करा है शिवाजी ने। पागा जो कि अश्वरोही सेना का संगठन होता था, उसे पागा कहा जाता था। सैनिक जिनमें बरगीर जो कि राज्य की ओर से घोड़े व शस्त्र, जिन्हें स्थायी घुड़सवार कहा जा सकता है, और सिलेदार जो है स्वयं की तरफ से ये सारे प्रतिबंध करते थे। मतलब सैनिक में जो है 2 हिस्से आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बरगीर और एक है सिलेदार। ध्यान से सुनना, एक है बरगीर और एक है सिलेदार। बरगीर को सब कुछ राज्य की तरफ से मिलता था, जबकि सिलेदार को सिले स्वयं इस तरीके से याद कर लो। तो सिलेदार को सब कुछ स्वयं से अरेंजमेंट करना होता था और वह युद्ध में क्या करता था, पार्टिसिपेट करता था। अब बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स, जो आपको की फैक्ट्स पढ़ने रहेंगे। देखो शिवाजी का सैन्य प्रशासन भी अभी तक मेंस में नहीं पूछा है, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी भविष्य में पूछे तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं ही पूछेगा। आप इतने की फैक्ट याद रखोगे ना, तो आपके पास लिखने का कंटेंट रहेगा कम से कम कि क्या लिखना है, और प्री में इससे बाहर नहीं जाएगा। रिलैक्स हो। तो शिवाजी के राज्य का इतिहासकार जो है, शिवाजी के राज्य को इतिहासकार स्मिथ ने जो है डाकू राज्य कहा। आपसे पूछे शिवाजी के राज्य को किसने डाकू राज्य कहा, आप बोलना क्या बोलोगे? इतिहासकार स्मिथ में। स्मिथ मतलब विंसेंट स्मिथ की बात हो रही है। वहीं पर औरंगजेब ने शिवाजी को जो है पहाड़ी चूहा, बहुत कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अभी कुछ समय तो नहीं आया है, पर हाँ एसएससी जैसे एग्जाम में ये फेवरेट प्रश्न है। ध्यान से सुनना, एसएससी जैसे एग्जाम में बड़ा फेवरेट प्रश्न है। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि क्लास में एसएससी के प्रश्न से लेकर एनडीए के प्रश्नों, व्यापम के प्रश्नों, पीएससी के प्रश्नों, सभी के लिए एकमात्र सॉल्यूशन है हिस्ट्री में। आपको बिल्कुल क्लासेस से प्रश्न मिल जाएंगे।
गोरिल्ला पद्धति के जनक नो डाउट मैंने आपको बता दिया है। और शिवाजी के जो पूरे प्रशासन में जो लिपि प्रयोग होती थी उसका नाम है मोड़ी लिपि। तो मोड़ी लिपि शिवाजी की जो है गोरिल्ला पद्धति, उसके बाद में पहाड़ी चूहा और उसके बाद में डाकू राज्य, ये आपको पढ़ने होंगे, की फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। चलिए एक बार सभी लोग फटाफट बता दें, इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर मैं आपको जस्ट 1-2 मिनट में आगे बढ़ रहा हूँ। सेशन थोड़ा सा ही लेंदी है, ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना है कि हमें बहुत ज्यादा सेशन लंबा दिख रहा है या हम परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। आपके लिए मैंने बोला ना कि सॉल्यूशन वही है कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पास हो जाओ। इसके बाद तुम कभी शिवाजी वाला टॉपिक उठा के देखना, तुमको सारे प्रश्न बनने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक, चलो। ठीक बच्चों, अब आगे बात करते हैं हम शिवाजी के उत्तराधिकारी की। तो शिवाजी के उत्तराधिकारी को लेकर बिल्कुल प्रश्न बनेगा, मुझे तो लगता है आगामी सभी एग्जामों, जिस प्रकार से छावा मूवी भी आई है, तो आपको ना भी याद रहे तो अब याद रह जाएगा। इसके पहले शायद ना याद रहता, पर आपको याद करना है कि सबसे पहले शिवाजी के उत्तराधिकारी जो है आपके बन रहे हैं संभाजी। कौन बन रहे हैं? संभाजी। हालांकि कुछ लोग जो है राजा राम को जो है बनाने में सहमति दर्ज कराते हैं, परंतु राजा राम की जो आयु है उस समय लगभग 10 वर्ष ही है, ध्यान से सुनना। पर इसी के चलते मराठा साम्राज्य लगभग दो भागों में बंटता हुआ आपको दिखेगा। तो शिवाजी के जो है एक तरीके से हम बात करेंगे तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं वो होते हैं संभाजी, और संभाजी के बाद कौन होते हैं? राजा राम होते हैं, ध्यान से सुनना। और उसके बाद में अब इन्हीं के क्रम में समझना है अपने को, तो संभाजी के बाद साहू जी आते हैं जो कि सेनाकार्ते का पद का गठन करते हैं, और इसी को आगे चलकर हम बालाजी विश्वनाथ के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। वहीं सतारा को राजधानी बनाते हैं कौन? राजा राम, जो कि शिवाजी द्वितीय या माता ताराबाई इनकी जो है संरक्षिका बनती है। वही मैंने आपको बोला कि जो है एक तरीके से इनकी आयु बहुत कम है, लगभग 10 वर्ष है। तो इनकी माता अर्थात एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए शिवाजी की दूसरी पत्नी, जिनका नाम है आपका ताराबाई, जो कि संरक्षिका के तौर पर कार्य का दायित्व निभाती है। और शिवाजी जो संभाजी हैं वो सई के जो है आपने मूवी वो देखा होगा, आई थिंक जो है महाराष्ट्र में एक एक्ट्रेस है सई पल्लवी, आई थिंक जो है नाम चर्चा होता है। तो वो शिवाजी की माताजी के एक तरीके से सॉरी संभाजी की माताजी के नाम से ही प्रेरित है। शिवाजी की जो पहली पत्नी है सई, समझना मेरी बात को, ठीक है। चलिए, अब मराठा साम्राज्य क्या होता है बच्चों? दो धड़ों में बट रहा है, जिसमें उत्तर में साहू जी जो कि सतारा के अंतर्गत जो है कर रहे हैं राज्य, और उसी की बात आती है दक्षिण में शिवाजी द्वितीय जो कि कोल्हापुर के अंतर्गत जो है राज कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा मैंने आपको क्रम बता दिया, जिसके बेसिस पे आप ये समझेंगे कि शिवाजी के बाद संभाजी, संभाजी के बाद कौन कौन आए, उसी तरीके से राजा राम के बाद कौन कौन आए, तो किस तरीके से, थोड़ा कभी पूछे तो बता देना। मंगोला की संधि होती है आगे चलकर 1750 की बात होती है, पेशवा बालाजी बाजीराव व राजा राम द्वितीय के मध्य जो है यह संधि हो रही है, जिसके द्वारा मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो है अब पेशवा बन गए थे। पेशवा कौन? अष्टप्रधान में हमने इन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर जो है स्वीकार करा था, ठीक है। शिवाजी का अष्टप्रधान, ध्यान से सुनना, आधुनिक कैबिनेट के तुल्य भी समझा जाता है। इस पे मैंने आई थिंक लिखा होगा, नहीं लिखा है तो चलो मैं लिख देता हूं, एक बार देख लेते हैं। जिसकी तुलना आधुनिक कैबिनेट से की जा सकती है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर बड़ा देखो आधुनिक रूप में भी जोड़कर मैंने आपको इसको बता दिया है, तो शिवाजी का अष्टप्रधान आपसे बन जाएगा, मुझे यकीन है। अब अगली बार कभी भी पूछे तो आप अच्छे से उसका आंसर करके आएंगे। लिपि मैंने आपको बता दी। इसी के साथ अब जो है हम बात करते हैं पेशवा की। यहाँ देखना मंगोला की संधि याद रखना, मंगोला की संधि के तहत पेशवा को एक तरीके से जो है मराठों का वास्तविक नेता स्वीकार कर लिया जा रहा है। तो इसी के चलते एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं अभी आपसे जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, आपको शिवाजी के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में इतना कंटेंट है कि इसके बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो बिल्कुल सभी ध्यान से देखें। अब इसके बाद बात आती है बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का या मराठा साम्राज्य सेकंड, ध्यान से सुनना। अब क्या है, शिवाजी के बाद थोड़ा सा प्रभुत्व घटता हुआ दिख रहा है,
कहानी इस तरीके से हो रही है, यदि आप मूवी भी देखोगे तो अब जो है एक तरीके से हम बात करेंगे संभाजी को भी औरंगजेब बुरी तरीके से जो है प्रताड़ित करता है और अंततः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बिना इस्लाम को स्वीकार करे वो जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं। पर बात ये आती है कि इसके बाद मराठा साम्राज्य अब थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है और औरंगजेब इस मंसूबे को जो है कभी पूरा नहीं होने देना चाहता था, अर्थात वह पूरे दक्षिण विजय को जो है या दक्षिण को अपने अंतर्गत करना चाहता था। तो औरंगजेब धीरे धीरे इस लड़ाई को जारी रखने का हर संभव प्रयास करता है या आने वाले परवर्ती मुगल इस लड़ाई को जारी रखने का प्रयास करते हैं। पर पुनः मराठा साम्राज्य जो है अपनी चरमोत्कर्ष पर सेकेंड टाइम पहुंचता है बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में। तो मराठों का मैग्ना कार्टा होता है, एक तरीके से मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र की बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ध्यान से देखो, बालाजी विश्वनाथ एवं मुगल बादशाह की जो है या सैयद बंधुओं की तरफ से जो है होता है। आपको याद होगा एक तरीके से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो बात होती है सैयद बंधुओं की। किंग मेकर के नाम से इनको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? किंग मेकर्स के नाम से, जो कहीं ना कहीं राजाओं को बनाते थे। समझना मेरी बात को, मतलब किसको बैठालना है कुर्सी पे निर्धारण ये करा करते थे। तो इनके बीच में जो संधि हो रही है, इसी संधि को मराठा का मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। ध्यान से सुनना कि जिसमें मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ व सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति मिली। बदले में उन्हें मुगलों को जो है 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता व 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है देने की बात तय हुई। इसे रिचर्ड टेम्पल ने, ध्यान से सुनना, आपसे पूछे कि रिचर्ड टेम्पल ने किसे जो है मराठाओं का जो है मैग्ना कार्टा कहा, तो आप बोलोगे किसको? बालाजी विश्वनाथ और मुगल बादशाह के मध्य जो हुई संधि थी या सैयद बंधुओं के बीच जो संधि हुई थी, इसे ही हम जो है क्या बोलेंगे? मराठों का मैग्ना कार्टा। ये किसके नाम पर हुई थी? तो ध्यान से सुनना, मराठा और छत्रपति साहू जी एवं रफी उद्दरजात मुगल बादशाह उस समय हुआ करते थे। तो मुगल बादशाह कौन थे ये बता दिया, किसने कहा ये बता दिया, क्या हुआ ये बता दिया। तो अब पूछो, अब मुझे बताओ कि यदि आपसे वो यहाँ से टू मार्कर भी पूछ ले तो क्या नहीं लिख पाओगे? यदि वो आपसे इसी के संदर्भ में प्री के बारे में पूछ ले तो नहीं लिख पाओगे? अब बोलोगे सर कोई लॉन्ग आंसर बनेगा, तो नहीं। देखो मैंने पूरी अपनी कॉपी में आंसर राइटिंग का फॉर्मेट इस तरीके से दे रखा है आपको कि आपको बिल्कुल भी 2 मार्कर की चिंता नहीं करना, 7 मार्कर की चिंता नहीं करना या लॉन्ग आंसर की चिंता नहीं करना, और इसी के साथ साथ आपको किसी प्री की चिंता नहीं करना। जिस भी एग्जाम में बैठ जाना, प्रश्न बिल्कुल बनने लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल, अब आगे बात होती है इस महान व्यक्तित्व की जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एक जो भी पिक्चर बनी है वो तो आपने देख ली, छावा। ठीक है, शिवाजी को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना महान व्यक्तित्व है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पर एक और व्यक्तित्व जो चर्चा में आता है वो है बाजीराव प्रथम। बाजीराव और मस्तानी की कहानी तुमने सुनी होगी, मूवी भी आई थिंक देख रखी होगी तुमने। ठीक है ना, संजय लीला भंसाली ने मुझे लगता है बनाई थी, जिसको लेकर बड़ा अच्छा खासा युद्ध, नहीं आई थिंक, थोड़ा मैं डाउट में हूँ कि किसने बनाई थी, तो आप चेक कर लेना, बाकी मूवी पड़ी है। ठीक है, बिल्कुल। बात होती है बाजीराव प्रथम की, किसकी होती है? बाजीराव प्रथम की। तो बालाजी विश्वनाथ का पुत्र और एक तरीके से जो है आगे चलकर पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ का पुत्र जो कि बाजीराव प्रथम के नाम से जाना गया और इसे ही पेशवा जो है बनाया गया। इसे लड़ाकू पेशवा या शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता था। बच्चों ध्यान से सुनना, मुगल साम्राज्य के संबंध में बाजीराव प्रथम ने ही कहा था कि यह सड़े हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो तो शाखाएं स्वयं ही जो है गिर जाएंगी। मतलब मुगल साम्राज्य जो है एक सड़ा हुआ वृक्ष है, इसका तना काट दो, ऑलरेडी जो है अब सब कुछ, क्योंकि तने से ही वृद्धि होती है आपको पता होगा, तो इस आधार पर अब ये जो है संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। यह मुगल साम्राज्य वाकई में लड़खड़ा रहा है, बचा कुछ नहीं है। समझ गए बात को? बुंदेलखंड विजय इसकी बिल्कुल चर्चा में आती है जब भी आप पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम को। तो होता यह है कि जब बंगस खां जो कि मुगल गवर्नर ने बुंदेलखंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, तो यहाँ के नरेश छत्रसाल के द्वारा जो है बाजीराव से सहायता मांगी गई। इस सहायता को उन्होंने बिल्कुल पूर्ण करा, परंतु इस दौरान जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है,
तब यहाँ पर बाजीराव प्रथम की जीवन को बचाने के संदर्भ में एक जो है नृत्य की चर्चा में आती है जिसका नाम होता है मस्तानी। ध्यान से सुनना। तो ये कहीं ना कहीं बाजीराव प्रथम को जो है बचा लेती हैं, अर्थात उनके ऊपर आक्रमण हो रहा होता है बिना उनको बताए हुए या पीछे से, जिसको वो रोक लेती हैं। इसके चलते ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस प्रभाव के कारण आगे चलकर वो उससे विवाह भी करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रेम कहानी जो है बड़ी चर्चा में रहती है। तो आप उस प्रेम कहानी के बारे में मूवी में देखना, बढ़िया मिर्च मसाला लगा के आपको बता दिया गया है। कंटेंट में आपको बता दे रहा हूं कि इतना लिखना, इतना माइंडसेट में रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कब हुई बुंदेलखंड विजय? ठीक है, मुगल गवर्नर का नाम यहाँ से याद रख लेना, जो है आप एक तरीके से नरेश छत्रसाल का नाम याद रख लेना, और बाकी जो है नृत्य की जो है मस्तानी का नाम याद रख लेना। तो इससे आपका काम हो जाएगा। आगे चलकर बसीन और सालसेट विजय करते हैं, जिससे मराठों ने जो है पुर्तगालियों से जो है छीन लिया था। मतलब कहीं ना कहीं अच्छे खासे मराठों ने पुर्तगालियों से छीन लिया था इस क्षेत्र को, बसीन और सालसेट को। होता यह है कि मराठा इनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। और ये जो चित्र दीर्घा मैंने आपको दिखाई, ध्यान से सुनना, सारे बनने वाले प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूँ। शनिवार वाड़ा पुणे में है। पुणे जब आप विजिट करते हैं या पुणे से बिलोंग करते हैं, आई थिंक हमारी पायल जो है, पायल वहीं से बिलोंग करती हैं, तो उनको और अच्छी जानकारी इसके बारे में होगी। बाकी हम कभी विजिट करेंगे तो हम भी देख के आएंगे। ठीक है, चलिए। बाजीराव प्रथम का अंतिम संस्कार या समाधि, ध्यान से सुनना, रावलखेड़ी, खरगोन जिला। ये प्रश्न बनता है, बिल्कुल छाप के याद करके रखना है तुमको, और बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा कोई। समझना मेरी बात को, प्री की बात हो या किसी भी एग्जाम, मेरे प्री का मतलब होता है सभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव। लिख देता हूं भैया, सभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव। तो अगली बार मैं प्री बोलूं तो कोई ये ना कहे कि नहीं आपने प्री नहीं बोला था। समझे बात को? तो कहने का ये तात्पर्य है कि पूछा जाने वाला प्रश्न है, बाकी सारी चीजें आपके पास जो है दिख रही हैं, जिससे आप अच्छे से इसको लिख देंगे। आगे चलकर बालाजी बाजीराव की बात आती है, या जिन्हें आप नाना साहब के नाम से जानते हैं। बालाजी बाजीराव जो है द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र हैं, जिन्हें मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार इन्हीं के शासनकाल में आपको देखने को मिलता है। किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से मशहूर थे। और बाजीराव द्वितीय के जो है पुत्र, एक तरीके से दत्तक मतलब होता है बच्चों गोद लिया हुआ पुत्र, समझना, गोद लिए हुए, लिया हुआ। ठीक है, इस तरीके से मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार पूछे किसके शासनकाल में हुआ, तो आप बोलोगे बालाजी बाजीराव या नाना साहब के शासनकाल में। अब नो डाउट ये प्रश्न तो ऐसा है कि मैं आपसे बोल रहा हूं 100% याद करके जाओ। क्यों? क्योंकि ये मेंस में भी आया हुआ प्रश्न है आपका। किसमें? मेंस में। मेंस के साथ साथ ये आपके प्री में आया हुआ प्रश्न है आपके, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ सभी एग्जामों की मैं आपसे बात कर लेता हूं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो व्यापम हो, और व्यापम के साथ एसआई के जैसे एग्जाम हो, इन सब में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो तुम्हें बिल्कुल रटा होना चाहिए। कैसे, क्या क्या डेट है? देखो, सबसे पहले आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, कि कब हुआ, तो आपको बताना है 14 जनवरी 1761 में। किसके मध्य? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अब्दाली का साथ दे रहा है सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब है, नजीबुद्दौला, जो कि रुहेला सरदार है, हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, डुंडी खां आदि, ये सब जो है किसका साथ दे रहे हैं? आपके अहमद शाह अब्दाली का। अफगानी साम्राज्य के अंतर्गत जब आप अहमद शाह अब्दाली को पढ़ोगे, इस पर भी पानीपत थर्ड जो है बनी हुई है। देखो, आज 3 मूवी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, 3 मूवी आप देख लोगे ना, तो आपको सारी पिक्चर मराठा साम्राज्य की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक तो पानीपत थर्ड बिल्कुल मूवी बनी हुई है, संजय दत्त और मेरे हिसाब से जो है, मुझे नाम याद नहीं है, अर्जुन कपूर जो है, उसका रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी के साथ बालाजी प्रथम पर जो है मूवी बनी हुई है, बिल्कुल वो आप देखने को मिल जाएगी। बाजीराव मस्तानी आई थिंक मूवी का नाम है, ठीक है, बाजीराव मस्तानी आई थिंक। और इसी के साथ साथ शिवाजी पर तो आपको कई मूवियां देखने को मिलेंगी, और संभाजी पर भी मूवी आ गई। मतलब मराठा साम्राज्य में सब देखने को है, बकायदे मूवी देखने को है, मजा आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ मराठाओं का साथ, क्योंकि देखो मराठाओं की लूटमार की एक आदत थी, मतलब लूटमार तो नहीं कह सकते, क्योंकि सबको अपना सर्वाइवल करना है मेरे हिसाब से, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं। तो इनके चलते जो है सूरजमल जाट जो है मराठाओं को जो है साथ छोड़ देते हैं। सिखों और राजपूत भी कहीं ना कहीं मराठाओं का जो है हाथ छोड़ देते हैं। तो इसके चलते पानीपत के बीच में, या पानीपत वाले क्षेत्र जो अपन बात करते हैं, उस क्षेत्र में युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी होती है, क्योंकि अब यहाँ पर अब्दाली भी
दिल्ली पूर्ण रूपेण इनको समाप्त करके अपने साम्राज्य की तरफ लौटना चाहता था। तो परिणाम की बात आती है, अब्दाली की विजय होती है बच्चों। हार ना सह पाने के कारण नाना साहब को जो है आघात लगता है और इसके चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी की बात होती है तो काशीराम पंडित जो है, इन्होंने बोला कि पानीपत थर्ड का युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी जो है सिद्ध हुआ। माधवराव जो है अंतिम महान पेशवा थे जो मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। इस बात से याद रखना, और आगे चलकर इनकी भी जो है डेथ होती है वो टीबी से हो जाती है, क्योंकि पानीपत थर्ड के बाद फिर से मराठा साम्राज्य जो है लड़खड़ाएगा। तो इस आधार पर यदि आपको पानीपत थर्ड के बारे में वह कुछ भी पूछ ले, देखो मेंस में तुम इतना छाप के आ जाओगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं कि 7 मार्कर यदि वो प्रश्न बनाएगा तो इसमें तो तुमको 4.5 नंबर तक मिलने की संपूर्ण संभावनाएं व्याप्त है। समझना मेरी बात को, संपूर्ण संभावनाएं व्याप्त हैं, बिल्कुल देगा एग्जामिनर। आपके नंबर काटने की गुंजाइश मैंने वहां पर खत्म कर दी है। बावजूद इसके अब डिपेंड करता है एग्जामिनर का मन क्या है। तो इसी क्लास से आपको आंसर राइटिंग भी मिल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लिखना है। एक क्लास मैंने आपको बोला है, समाधान कई है, बस शांति से पेन पेपर लेके बैठो। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और अब तुम बुक से पढ़ के देख लो, तुम्हारा दिमाग न चकरा जाए तो बताना। इसलिए बोल रहा हूँ कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। आगे देखो थोड़ी सी और कहानी, ठीक है, पर पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेता हूँ एक बार। मुझे पहले फटाफट आप सभी लोग अपनी एनर्जी बता दें कैसी है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट बता दें एक बार। हाँ हाँ, मुझे पता है ना, तुम लोग बहुत दिनों से जो है आलस कर रहे थे, और तुम्हारे आलस को दूर करने के लिए मैंने इस क्लास को जो है इतना शेड्यूल करके रखा है कि ताकि तुम लोगों को ये फिर से रियलाइज हो कि हम आलस खा चुके हैं, हम थक चुके हैं, और हमारे इस थकावट को दूर जल्दी करना होगा। अन्यथा सर उसी स्पीड से क्लास देते जाएंगे, जिसके कारण हमें कोर्स जो है फिर से लेंदी पड़ने लगेगा, या हमें दिखने लगेगा, और हमें फिर से अच्छी खासी मेहनत जो है करनी पड़ेगी। एक एक क्लास में आपका कंटेंट भी बढ़िया है, सीमित है, आपको बस लिखना है। पर लिखना इतना आसान नहीं होता बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि लिखना आसान होता तो हर बच्चे का मीन्स निकलता। आप इसलिए प्रैक्टिस करिए, मैं बोल रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस के कंटेंट हैं। 1 से 2 बार तुम इसको लिख लोगे ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आंसर भी बनने लगेंगे, तुम्हें याद भी हो जाएगा, तुम्हारी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। अब तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मैं इसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता तो इसकी छोटी छोटी 10 क्लास बना सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करता। मैंने पहले ही बोला है, मेरी प्रायोरिटी आपका कोर्स करवाना, टाइम से आपको कंटेंट अवेलेबल करवाना, जिससे आप पढ़ें और पास हो। चलिए, आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो रघुनाथ राव जो स्वयं को पेशवा बनाना चाहता था, वह क्या करता है, मुंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगता है, जिसके कारण युद्ध की क्या हो जाती है, भूमिका तैयार हो जाती है। मतलब अंग्रेज, आंग्ल का अर्थ क्या होता है बच्चों, जिनको ना पता हो, अंग्रेज, ध्यान से सुनना। अंग्रेज और मराठाओं के बीच में जो है क्या तैयार हो रहा है, युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव जो है स्वयं को पेशवा बनाना चाहता था, और इसके चलते वह अंग्रेजों से क्या मांगता है, सपोर्ट मांगता है, सहायता मांगता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला युद्ध जो है 1765 से 1782 के बीच होता है, जो कि रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। इसके चलते सूरत की संधि होती है 1775 में, जो कि यहाँ पर 1775 से 1782, हाँ ठीक है। अंग्रेज और रघुनाथ राव के मध्य यही जो होता है, यहीं से युद्ध प्रारंभ हुआ। बदले में अंग्रेजों को सालसेट और बसीन मिल जाते हैं। यदि आपको याद हो, जिनको शिवाजी ने प्राप्त कर लिया था, वो अब अंग्रेजों को देना पड़ रहा है। पुरंदर की संधि एक और बार हो रही है बच्चों, देखो ध्यान से सुन के जाना। पुरंदर की संधि को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर पुरंदर की संधि जो पूछी जाती है, मैंने देखा है, वह एक तरीके से पुरंदर की संधि जो है 1665 के संदर्भ में ज्यादा होती है, समझना। पर तब भी आगे याद रखना, हेस्टिंग और मराठाओं के बीच में हो रही है 1776 में, तो दो कंफ्यूजन है, उनको दूर करके जाना। आगे चल के बड़गांव की संधि होती है, जो हेस्टिंग और मराठाओं के बीच में होती है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त होता है या किस संधि से समाप्त होता है, तो आपको बोलना है सालबाई की संधि। ध्यान से सुनना, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होगा, तो आप बोलोगे कौन सी संधि मेरे प्यारे बच्चों, सालबाई की संधि, जो कि एक तरीके से 1882 में हो रही है। 1782, सॉरी, किसमें हो रही है, 1782 में हो रही है। कहती बात हो गई क्लियर? एक सेकंड दीजिए बस।
ठीक, चलो 1 सेकेंड देना बच्चों, है ना। बिल्कुल। तो इस बेसिस पे आप जो है 1782 के संदर्भ में याद रख लेंगे कि 1782 के संदर्भ में कौन-सी संधि हो रही है? आपकी सालबाई की संधि। पहले आंग्ल-मराठा युद्ध, ध्यान से सुनना, पहला आंग्ल-मराठा युद्ध जो है सालबाई की संधि से क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। मतलब अब सहमति हो गई है कि अब भैया आगे लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। बिल्कुल। हाँ, सभी जो है बढ़िया आराम से सारे कंटेंट को ध्यान से सुनते चलिए, तैयारी करते चलिए और धीरे-धीरे ही सही आपको आगे बढ़ना है बच्चों। ये नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल फुर्सतिया हैं, हम अपने हिसाब से सब कर लेंगे। यदि आप अपने हिसाब से करेंगे, तो आप पास नहीं होंगे। तो आपको यदि पास होना है, तो आपको मेरी बातों को जो है जल्दी स्वीकार करना होगा कि हम जितनी जल्दी जाग जाएँ, उतनी जल्दी हमारा जागना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट आ जा रहा है, अब हमें सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है। तो बावजूद इसके यदि दिल नहीं कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि कभी एक कंपैरिज़न करो दूसरों के साथ अपना, कि तुम कहाँ पर खड़े हो और वो कहाँ पर खड़े। अब ये मत करना कि तुम कंपैरिज़न उस व्यक्ति से कर रहे हो, जो बिल्कुल भी एक तरीके से ऐसी जगह बैठा है, जहाँ से कोई कंपैरिज़न सेट करने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है। तो ऐसे लोगों से कंपैरिज़न ना करें अपना, ये गलत कंपैरिज़न कहलाता है। नहीं तो बोले हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्या बात है। हमारे साथ के लोगों को देखो, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। समझ गए बात को? चलो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की बात आती है, आई थिंक आपको ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की बात होती है, जो कि 1802 से लेकर 1805 के बीच में होता है। बाजीराव सेकंड जो है, सेकंड पेशवा की बात होती है, जो कि अंतिम पेशवा होते हैं, और द्वारा अंग्रेजों के शरण मांगना व बसीन की संधि जो है कहीं न कहीं उत्तरदायी कारण बनते हैं। और बसीन की संधि एक सहायक संधि थी। सहायक संधि की चर्चा भी मैं अंग्रेजों वाले पोर्शन में आपको करूँगा, कि अंग्रेज किस तरीके से जो है सहायक संधि तो कर लेते थे, पर आपका ही शोषण करते थे। पर हमारे यहाँ के राजा महाराजा जो है ना, इस बात को याद रखना, भारत जब भी गुलाम बना या भारतीय जब भी हारे, चाहे वो कोई, आप संभाजी की बात कर लो, चाहे वह एक तरीके से आप जो है अन्य राजाओं की बात कर लो, जो भी भारतीय हारे, उनके पीछे कारण उन्हीं के यहाँ कोई ना कोई विश्वासघाती था। समझ गए बात को? तो बसीन के संदर्भ समाप्ति जो होती है, सेकंड अंगल मराठा युद्ध, वो जो है भोंसले देवगांव की संधि, वहीं सिंधिया जो है सुरजी अर्जन गांव की संधि कर रहे हैं, और तथा होलकर जो है राजपुर घाट की संधि, जो कि बाजीराव द्वितीय का साथ दे रहे थे, इनको भी संधि करनी पड़ गई। मतलब बाजीराव द्वितीय का जो जो सपोर्ट में आए थे, वे कहीं ना कहीं अंग्रेजों से हारते हुए दिखे, और अंततः उनके ऊपर एक संधि थोपी गई, और इस संधि को उन्हें जो है स्वीकार करना पड़ा। तो सिंधिया के संदर्भ में तो सूजी अर्जन गांव याद रख लेना, और पूछा जाएगा तो होलकर के संदर्भ में पूछा जाएगा, जो कि राजपुर राजपुर घाट की जो है संधि होती है। तो ये दो संधि, अभी मैं इसमें से भी आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ध्यान से सुनो, ज्यादा परेशान नहीं होना है। थर्ड की यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो थर्ड जो है 1817 से लेकर 1818 के बीच में हो रही है, जो कि अप्पाजी साहब द्वारा अंग्रेजों से सहायता हेतु नागपुर की जो है संधि के संदर्भ में चर्चा हो रही है। ठीक, चलो। पूना की संधि इसी के चलते आगे जो है देखी जा रही है, जो कि 1817 में बाजीराव सेकंड एवं अंग्रेजों के मध्य, जिसके अनुसार मराठा संघ को अब समाप्त कर दिया जा रहा है बच्चों, और जिसकी स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय जो है करी गई थी। मतलब द्वितीय जो मराठा साम्राज्य, उसकी बात हो रही। 1817 में ग्वालियर की संधि होती है, अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य होती है। 1818 में मंदसौर की संधि होती है, जो कि अंग्रेजों और होलकरों के बीच में होती है। और थर्ड युद्ध के पश्चात सतारा का हिस्सा निकालकर शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया, जबकि शेष भाग को मिलाकर 1818 में ही बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी गई, और यहां से अंग्रेज और प्रभावशाली जो है आपको होते दिख जाएंगे। क्लियर है? अब बात आती है मराठाओं से संबंधित अन्य तथ्यों की, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मराठाओं से पूछे आपको पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया, तो आप बोलोगे 1818 में। यहीं से आपको पता होगा कि बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। काद या फाद आई थिंक जो है लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं काद लिखा मिलेगा और कहीं फाद लिखा मिलेगा आपको। तो आप बोलना ये मराठा सचिवालय था। क्या था? मराठाओं का क्या था? सचिवालय था। ठीक है। देवगिरी के यादवों के अधीन मराठों में सर्वप्रथम जो है प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करा था। यदि आपसे पूछे कि मराठाओं का प्रशासनिक अनुभव किससे प्रेरित था या उन लोगों को ये सारी चीजें कहाँ से सीखने को मिली, तो आप बोलोगे देवगिरी के यादवों के अधीन। कानपुर की संधि जो है थर्ड आंगल मराठा युद्ध के दौरान जो है होती है। इसी के साथ साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे, जो कि वसीम की संधि 1802 में होती है। ताराबाई औरंगजेब की मृत्यु का समय जो है मराठाओं का नेतृत्व कर रही थी। वहीं संभाजी एवं राजा राम के मध्य उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जो कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात होती है। हालांकि इसमें संभाजी ही विजित होते हैं, आपको पता होगा। बाकी मूवी आप देखोगे तो आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पिक्चराइजेशन से ये हो जाता है कि आपका दिमाग खुल जाता है, थोड़ा थोड़ा ये हो जाता है। हालांकि पिक्चरों में आपको पता है मिर्च मसाला तो थोपा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना मिर्च मसाले के नहीं होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैंने आपके लिए यूनिट 6 की बुक लॉन्च करी थी, जो कि प्री की ब्लैक बुक थी। इस ब्लैक बुक से बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिले। आपका प्री का जो 2025 का एग्जाम हुआ, इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिल गए एज इट इज। तो आपसे मैं ये भी अभी भी कहना चाहूंगा कि ये ब्लैक बुक जो है ना, ये आपके लिए आगामी सभी एग्जाम, यदि आप एमपीएसआई के एग्जाम्स दे रहे हैं, व्यापम के एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एमपी की इकोनॉमी कंबाइंड है। ध्यान से सुनना, इसमें किसकी इकोनॉमी कंबाइंड है? एमपी की इकोनॉमी। तो एमपी की इकोनॉमी एक जगह सारगर्भित रूप में आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। मैं अभी भी कहूंगा कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, 111 रुपए है आपके लिए इसकी कॉस्ट। आप इस बुक को परचेज करें, आपको बिल्कुल इससे फायदा होगा। उसके बाद में मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, एमपीएसआई का जो सिलेबस आया है, इस एसआई के सिलेबस में आपको हिस्ट्री 150 नंबर की हुई है। कितने नंबर की हुई है? 150 नंबर की। इस 150 नंबर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, यदि आप उन टॉपिक को पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से पढ़ेंगे, 150 में से 150 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं दे दूंगा। समझ गए बात को? बशर्ते आपने जैसा मैंने पढ़ाया वैसा आपने सुना और समझा कि नहीं। कंटेंट तो है, बिल्कुल कंटेंट, इसी से ही प्रश्न बनेंगे, बट आपने उतना याद रखा कि नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारा ये जो आपकी हिस्ट्री की क्लासेस हैं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करना, कुछ सैंपल वीडियोस या डेमो वीडियोस आपके हमारे यूट्यूब चैनल में, इसी यूट्यूब चैनल में जिसमें आज 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 आप क्लास देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप उन क्लासेस से एक अंदाजा लगा लेना कि जैसे आज ही शिवाजी के बारे में आप देख लो, आपको संपूर्ण कहानी क्लियर हो जाएगी और प्रश्न बनने होंगे तो यहीं से बनेंगे। समझ गए बात को? उसके अलावा नहीं बचेगा। बाकी यदि मेंस का चूंकि समय है, आपको पता हो, आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल आपको हमारे कोर्सेज में रुचि है, खासकर मैं आपको बोलूंगा कि एमपी की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में भी 150 नंबर का अच्छा खासा स्कोर प्राप्त करा जा सकता है। पर 150 में से मैं आपको 110 नंबर दिलाने का वादा करूंगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैसे ही उद्यमिता लास्ट 2024 में पहली बार ही जुड़ा था, आपको पता हो, और 24 में केवल एक यूनिट मैंने पढ़ाई थी जहां से आपको 5 प्रश्न देखने को मिले थे। तो आपका मन कर रहा है कि इंडिविजुअल उद्यमिता पढ़ना है, इंडिविजुअल अर्थशास्त्र पढ़ना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक इसी जो क्लास है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करो, एप्लीकेशन, कोर्स, इन सब की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। समझ गए बात को? तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लें। इसी के साथ साथ हमारे एप्लीकेशन की लिंक, कॉम्बो कोर्स, इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स, ईसिप का स्पेशल कोर्स, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा, और इस आधार पर कि आप शिवाजी की इस क्लास को अपने मित्रों तक भी पहुंचाएंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक बिल्कुल शेयर करें।